हेलो गाइस, आज हम करेंगे पीवाईक्यू पॉलिटिकल साइंस के। एग्ज़ाम में पीवाईक्यू का रोल बहुत बड़ा होता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जब तक अपन पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं ना, तो हम एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं कर पाते और हमारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो आज से हम क्या करेंगे, अपने पीवाईक्यू 2020 से 2025 तक सभी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं और हर शिफ्ट में आए हैं, क्योंकि पहले 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते थे, अभी 2-3 बार से एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने लगा है। तो आज हम बात करेंगे जून 2020 के पीवाईक्यू के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि बस आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा और हो गया। उस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन को निकालना है और उसका हर तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब इसमें ये आया है कि महिला आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महिला आंदोलन की स्थापना किसने की, कब हुई, कहाँ हुई। तो महिला आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और सन 1875 में बम्बई में की गई थी। अब अपन इसके ऑप्शन देखते। आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में निरपेक्ष था। बी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1924 में हुई थी। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिला के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। तिलक के गणेश उत्सव का मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिला को सम्मिलित करना था। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहला, आर्य महिला समाज मुद्दों के बारे में निरपेक्ष था। वो निरपेक्ष कैसे हो सकता है? आर्य महिला समाज था ही महिलाओं के लिए, तो वो निरपेक्ष नहीं हो सकता। तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना गलत, ये नहीं हो सकता। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1924 में हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1924 में नहीं, 1927 में हुई थी, जो कजिन्स ने की थी। तो ये वाला सन इसका गलत है, क्योंकि ये 1927 में हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया, ये कथन बिल्कुल सही है। तिलक के गणेश उत्सवों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी और डी। सही पूछा है, गलत पूछता तो ये अपन को हमेशा याद रखना है कि ये सही ही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो ये वाला भी हमें देखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? योग्यता तंत्र, धनिक तंत्र, भाग्य समतावाद, कुलीन तंत्र। एक चीज हम ये देखते हैं कि ये कहीं कोई लॉजिक से हो रहा है कि देखो इसमें सभी पहलुओं की बात की गई है, तो इसमें हम थोड़ा एक ऐसे ही लॉजिक लगा सकते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, अगर इसका क्वेश्चन नहीं पता है। जहाँ सभी की बात की गई है वहाँ समानता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर समतावाद हो सकता है। जरूरी नहीं है करेक्ट हो, लेकिन ये तब करना है जब आपको इसका आंसर नहीं आ रहा हो। तो ये इसका ऑप्शन वैसे सी अपना लॉजिक करेक्ट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग्य समतावाद। अब ये क्यों है? भाग्य समतावाद से संबंधित है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो समाज के गरीब व सबल सभी व्यक्तियों को एक कड़ी के रूप में मानकर चलती है। वह ये समानता को लेकर है। ठीक है, तो ये अपना लॉजिक से भी हो सकता था, अपन तुक्का मार के, तुक्का भी एजुकेटेड होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा सही होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रपति है और उनके कार्यकाल है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। अब इससे हमको क्या पता चला कि हमें राष्ट्रपति की क्रोनोलॉजी भी आ सकती है, राष्ट्रपति के कार्यकाल भी पूछ सकते हैं, तो हमें इनके बारे में देखना है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा, ये कब राष्ट्रपति बने थे? तो इनका जो कार्यकाल है वो 92 से 97 का है। ठीक है, उसके बाद आर वेंकट रमन, ये कब बने थे? ये 1987 में बने थे, तो ये 1987 में लगा दिया। उसके बाद प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल 2007 में बनी थी और प्रणब मुखर्जी 2012 में बने थे। तो इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, ए का थर्ड, ए का थर्ड है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद है बी का फोर्थ, बी का फोर्थ भी दोनों में ही है। सी से चलते हैं, सी का क्या है अपना, सी का है अपना 2, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सी का 2 बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी।
उसके बाद क्वेश्चन है, शासन के वर्गीकरण को यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को माना जाता है। अब विकृत रूप कहाँ हो गया है? जहाँ पर सभी तरह के शासन हो, और सभी तरह का शासन का मतलब क्या होगा कि वहां पे भीड़ का शासन है, और जहाँ भीड़ का शासन है वहाँ अराजक लोकतंत्र ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी की फतवा ए जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श, सभी शासकों के लिए परामर्श, राज्यों की उत्पत्ति का वर्णन और पंथ निरपेक्षता के नियम। तो इसमें देखिए आप, उसने सभी शासकों के लिए परामर्श नहीं दिया था, उसने सिर्फ मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श दिया था। तो ये वाला गलत होगा। अगर बी अपन गलत करेंगे तो अपना ये वाला और ये वाला ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो अपन को पता है ए होगा। धार्मिक पुण्य जहां मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श था, ए तो हो गया। पंथ निरपेक्ष के नियम ऐसा उसने कोई नहीं किया था, तो अपना क्वेश्चन क्या होगा? केवल ए सही है इसमें। तो आंसर है धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श। करेक्ट आंसर ए। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? निजलीगप्पा, मोरारजी देसाई, कामकाज और वाईवी चौहान। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिंडिकेट का मतलब क्या होता है। सिंडिकेट का मतलब होता है एक संगठन है जो काम कर रहा है, बहुत सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं, तो उसको सिंडिकेट कहते हैं। जैसे कंपनी का संगठन हो गया या वित्तीय समूह का संगठन हो गया, तो हम उसे सिंडिकेट समूह कह देते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कौन उसका सदस्य नहीं था, तो वाईवी चौहान उसके सदस्य नहीं थे। इसके प्रमुख नेता कामराज है, मोरारजी देसाई, निजलीगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, सत्येंद्र नारायण सिंह, चंद्र भानु, अशोक मेहता, त्रिभुवन नारायण सिंह थे। ये इसके प्रमुख सदस्य। तो एक बार पढ़ लेना, क्या पता आगे फिर पूछ ले कभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? शासन की धारणा, परिवर्तन उन्मुखी लोकतंत्र, ये तो कोई शासन है ही नहीं, अपन को डी एलिमिनेट करना है। अपन डी एलिमिनेट करेंगे तो ये अपने पास दो ऑप्शन बचेंगे। दो ऑप्शन के बाद अपन ने ये देखना है कि प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र होगा, सहभागी लोकतंत्र होगा। तो ऑप्शन में ये दो ही दे रखे हैं, अगर तीन होते तो अलग बात है, लेकिन ए भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र, ये दोनों हमारे शासन की धारणा से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? तो हेनरी फ्यूल, रिक्स, लिंडब्लोम और डेविड स्टन। तो ये लिंडब्लोम ने प्रस्तुत किया है। इसके बारे में हमें लिंडब्लोम के बारे में जैसा आया है क्वेश्चन, तो हमें इसकी थ्योरी की पता होना चाहिए। इसे बेबी स्टेप थ्योरी भी कहा जाता है। इनकी एक दो बुक देख लेना, क्या पता दोबारा फिर पूछ ले। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूछ ले, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन आया है तो उस थिंकर से रिलेटेड हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है, निम्न विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? अब इसमें देखो, आपको पता है प्लेटो ने तो महिला के बारे में माना था, तो ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आपको चलो मान लो जीएस मिल का नहीं पता है, लेकिन आपको प्लेटो का पता है, तो ये ऑप्शन आप करेक्ट नहीं करोगे। अरस्तु और ह्यूगर, मीर, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, प्लेटो और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। अब देखिए इन दो में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है। अब मैरी तो थी ही महिला, तो वो महिलाओं के बारे में तो बात करेगी ही, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो बचा कौन सा? अरस्तु और हीगल। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अरस्तु और हीगल ने महिला समानता के बारे में विश्वास नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन है, मैकाइवली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकाइवली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र, लोकतंत्र, कुलीनतंत्र, वंशानुगत। तो इसका करेक्ट आंसर है गणतंत्र। मैकाइवली ने जो आदर्श रूप माना है वो गणतंत्र को माना है। मैकियावेली के बारे में क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है अगली बार इनकी बुक के बारे में पूछ ले। तो बुक इनकी 3-4 है जो आपको याद रखनी है। आर्ट एंड वॉर है, और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी है, और नेक्स्ट इनकी बुक है द प्रिंस। ये 3-4 बुक है, इनको क्रोनोलॉजी में भी याद करो ताकि अगली बार क्वेश्चन आए तो आप कर सके। उसके बाद क्वेश्चन है, द कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? नहीं किया है कीवर्ड है, इसको पकड़ के चलना है।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, स्वशासन की संस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब आप इनमें से बताओ, इनमें से किसका वर्णन नहीं किया है। देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी तो उनकी अलग से एक बुक है, तो अगर ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये उसमें करेंगे, तो डी नहीं आएगा। अब और तो कोई है नहीं ऑप्शन, तो हमें ऐसे ही ABCD इनमें से कोई एक चुनना था, तो मैंने चूज कर लिया है पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब JS मील है, इनकी जो बुक है वो क्रोनोलॉजी में भी याद करनी है, एक दो की है ना ईयर भी याद करो क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है JS मील। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों को उसके निर्माण के क्रमानुसार लगाइए। प्राक्कलन समिति, विभागीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति। अब सबसे पहले लोक लेखा समिति आई थी 1921 में। 1921 में लोक लेखा समिति आई थी, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी। हमारा क्वेश्चन तो एक से ही हो गया। एंटी ऑप्शन बहुत इजी देता है वैसे, तो हमारा क्वेश्चन तो एक से ही हो गया, अपन को एक का पता है और हो गया। बाकी आप देख सकते हो, प्राक्कलन समिति 1950 में है, लोक उद्यम समिति है जो 1964 में है, विभागीय स्थायी समिति 1993 में है। इसका करेक्ट आंसर है सी। इसमें देख सकते हैं आप, लोक लेखा समिति 21, प्राक्कलन समिति 1950, और इनके सदस्य भी दे रखे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, लोक उद्यम समिति में 22 सदस्य, विभागीय समिति में 45 सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, फ्रैंकल, रुडोल्फ। ABCD या ABCD। इसमें देखिए, जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य है वो मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी का है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब रजनी कोठारी है और मॉरिस जोन्स है। रजनी कोठारी इंपोर्टेंट है, तो इनकी बुकों का भी ध्यान रखें। रजनी कोठारी की 2-3 बुक आप याद करें, है ना, ताकि आप अगर बुक से क्वेश्चन आए तो वो कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसने राज्यों को एक आवश्यक बुराई माना है। जेरेमी बेंथम है, थॉमस पेन है, JS मील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थॉमस पेन है। थॉमस पेन ने राज्यों को एक आवश्यक बुराई माना है। थॉमस पेन का क्वेश्चन आए तो इसकी बुक को भी, इसकी एक फेमस जो बुक है वो कॉमन सेंस है ना, तो ये भी याद रखे, थोड़ा कॉमन सेंस इनकी बुक है। अगर थिंकर आ रहे हैं तो आप ये तो ध्यान ही रखें कि थिंकर से आप, है ना, एक दो बुक को तो याद ही करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनः निरूपण किया था। जूडिथ बटलर है, किन्सेला है, टिकनर है, और उसके बाद है बेटी है। तो जो 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनः निरूपण किया है वो टिकनर ने किया है। अब आपको ये पता चल गया कि टिकनर ने किया है, तो टिकनर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको वो भी याद रखनी है, जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1992। अपन को ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है बुक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, मैच द कॉलम का है, बुक्स है और थिंकर है। तो पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, पावर एलिट, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो बाय चांस आपको चारों नहीं पता, एक दो तो पता होंगे। पावर एलिट है, पावर एलिट किसकी है, सी राइट मिल्स की है, तो अपन को पता है पावर एलिट जो है वो सी राइट मिल्स की है। बी का तो 2 होगा, बी का 2 होगा, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचे 2, क्योंकि बी का 2 2 में दे रखा है। उसके बाद इसमें फेमस क्या है, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये तो पढ़ी होगी, ये रॉबर्ट डाहल की है। तो सी का क्या होगा, 1 होगा, सी का 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। ये किसकी है, ये है चार्ल्स लिंडब्लॉम की, और पावर एलिट सी राइट मिल्स की, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डाहल की है, और द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन ये ओल्सन का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखे, चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहले तो हम यही देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया।
सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब संसद का सत्र नहीं हो रहा था और इतने फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई तो उन्होंने संसद का सामना नहीं किया। सेकंड स्टेटमेंट है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार का शासन से बाहर होना पड़ता है। अब ये कथन, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ ईयू की स्थापना कब हुई। ईयू की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी और मास्ट्रिक्ट संधि जो 1992 में हुई थी उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी भुजा कौन सी? इसकी भुजा यूरोपीय संघ, यूरोप, और इसमें मेंबर कितने होते हैं? 27 मेंबर होते हैं। तो इतना अपन को इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन के अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हो, ऐसे व्यक्ति हो जिसमें लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हो, ऐसे व्यक्ति हो जो केवल अनौपचारिक माध्यम से संप्रेषण के इच्छुक हो, कार्यकारी संगठन के भीतर प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने का अनिच्छुक हो। अब देखो, पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें भी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है। अब ये देखिए, अनिच्छुक, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ये ऐसे व्यक्ति जो केवल 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 वाले तो ज्यादातर हमेशा ना गलत ही होते हैं, ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर। तो ये वाला ऑप्शन, ऐसे व्यक्ति जिसके लिए लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हो, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना ए, ऐसे व्यक्ति हो जो कार्य योगदान के इच्छुक हो। तो हमें चेस्टर बर्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें बुक वगैरह भी याद करनी है, इनके कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर करने जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। रॉबर्ट मैकेंजी के अल्पतंत्र के लोहे सिद्धांत की परिकल्पना की थी। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, बिल्कुल अल्पतंत्र यानी कि कम, अल्प मीन्स कम होता है, तो कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लोहे के सिद्धांत की परिकल्पना की थी। नहीं, आयरन लो किसने दिया है? आयरन लो। तो आयरन लो रॉबर्ट मिसेल्स का है, तो सेकंड वाला गलत होता है, रॉबर्ट मैकेंजी का नहीं, मिसेल्स का है। तो सेकंड इनकरेक्ट है और फर्स्ट सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा भौतिक संघर्ष का समर्थन किया? ग्रामशी, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो वैज्ञानिक नियतिवाद ये ग्रामशी ने किया है। और ग्रामशी का एक और टॉपिक हमें याद रखना है, आधिपत्य, हेजेमनी का, वो तो कई बार पूछा जा चुका है। तो ग्रामशी वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया है और इनका जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो आधिपत्य, हेजेमनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं और उनकी रचना की विषय वस्तु दी गई है, मिलान करना है हमें। गीतांजलि, गोरा, साधना, घरे बियरे। पहले तो आप ये देखिए कि ये सब क्रोनोलॉजी में भी बन रहे हैं, तो पहले तो आप है ना इनको क्रोनोलॉजी में बनाने की कोशिश कीजिए। गीतांजलि गोरा है, ये 1910 में है, 1910 में आई है ये दोनों। और घर बियरे ये 1916 में है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं, तो इन्हें क्रोनोलॉजी में भी याद करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद गीतांजलि, गीतांजलि मीन्स ईश्वर के प्रति समर्पण, तो 1 का 2 हो गया। उसके बाद आता है गोरा, गोरा बात करती है औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण। उसके बाद साधना है, साधना तो जीवन के बारे में ही होती है, तो जीवन की ही साधना, तो इससे अपन कर सकते हैं साधना, जीवन का बोध। और उसके बाद आ जाता है घर बियरे, ये उनका एक उपन्यास है जो स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में था। तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट का 2, हाँ 2 में दे रखा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। और बी का क्या है अपना, बी का 4th है, बी का 4th है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी का 1 और डी का 3rd। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 21।
उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशेषताएं हैं? सुधारवादी परिस्थितियों की पारिस्थितिकी व पूंजीवाद आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। यह पारिस्थितिकी केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करती है। यह पर्यावरण की क्षति को बाह्यता अथवा सामाजिक लागत मानती है। पहले तो ये देखिए, इसमें ये विशेषताएं पूछ रहा है तो पॉजिटिव है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप इसमें से थोड़ा नेगेटिव टैग वर्ड चुनिए। अस्वीकार है, नेगेटिव टैग वर्ड है, बाकी सब में ये पॉजिटिव दे रखा है, तो ये ठीक है। ए बी डी, ई नहीं आएगा, ए बी डी इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।